दुनिया अब वैसी नहीं रही। जहां कभी शहर थे वहां अब सिर्फ मलबा है। भूकंपों ने सभ्यता को जड़ से उखाड़ दिया है। आज इंसान सबसे कीमती चीज के लिए लड़ रहे हैं, पानी, और इसे पाने के लिए अब कोई जान लेने से नहीं डरता। इस उजड़ी हुई दुनिया में एक आदमी है जो शिकार करता है ताकि कुछ लोग आज भी जिंदा रह सकें। उसने अपनी बेटी खो दी थी, लेकिन शायद उसी दिन उसका दिल हर बच्चे के लिए धड़कने लगा। आज वह हर मासूम चेहरे में अपनी बेटी को देखता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और भी डरावना है। एक साइंटिस्ट जो बच्चों को बचाने का दावा करता है, असल में उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहा है। एक ऐसा अपार्टमेंट जहां साफ पानी है, भरपूर खाना है और बाहर की दुनिया से सुरक्षा भी। लेकिन एक नियम है, जो बच्चा अंदर जाता है वह कभी बाहर नहीं आता। यही कहानी है एक ऐसे पिता की जो एक बच्चे को बचाने के लिए पूरी आर्मी से टकरा जाता है। और यही कहानी है उस सच्चाई की जिसे जानने के बाद आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, इस टूटी हुई दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है, राक्षस या इंसान? इस मूवी का नाम बैडलैंड हंटर्स है। फिल्म के पहले सीन में हमें एक लैब दिखाई जाती है जहां खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। इस लैब में कई संक्रमित छिपकलियां रखी होती हैं। वहीं ब्रैडी नाम का एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसने अपने एक्सपेरिमेंट में रुकावट बनने वाले बाकी साइंटिस्ट्स को मार डाला होता है। इसी जगह उसकी बेटी भी दिखाई जाती है जो मरने की हालत में होती है। इससे साफ हो जाता है कि वह ये सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है। इसके बाद वह अपने बनाए हुए एक सीरम को बेटी को इंजेक्ट करने की तैयारी करता है। तभी उस कंपनी की सिक्योरिटी फोर्स वहां पहुंच जाती है और उसे रोक देती है। वहीं मौजूद एक महिला सिक्योरिटी ऑफिसर कहती है कि आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से पहले ही बहुत लोग मर चुके हैं और आपकी बेटी को इस तरह जिंदा करना गलत है। लेकिन वह आदमी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसके बाद सिक्योरिटी उसे गोली मार देती है। उसी पल पूरी जगह हिलने लगती है। बाहर देखने पर पता चलता है कि एक भयानक भूकंप आया है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया है। इस तबाही में वह बिल्डिंग भी पूरी तरह गिर जाती है। अगले सीन में बताया जाता है कि इतने बड़े बड़े भूकंपों की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और अब धरती पर इंसानों के रहने लायक कोई भी सुविधा नहीं बची है। इसी कारण जो थोड़े बहुत इंसान जिंदा बचे हैं वे बेहद मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग पानी और खाने के लिए तरस रहे हैं। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ हमें स्टीव नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी जगह शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सामने एक मगरमच्छ है। स्टीव तुरंत आग लगी तीर से उस पर वार करता है और पहला मगरमच्छ वहीं ढेर हो जाता है। वह राहत की सांस लेकर आगे बढ़ता ही है कि अचानक पता चलता है मगरमच्छ अब भी जिंदा है, जो तेजी से उसका पीछा करने लगता है। स्टीव भागकर गाड़ी के अंदर छिप जाता है, लेकिन वह मगरमच्छ उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। मगरमच्छ गाड़ी को तोड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक आदमी आता है, उसके पूंछ को पकड़कर उसे बाहर खींचता है और एक ही वार में उसका सिर अलग कर देता है। इस शख्स का नाम डेविड होता है। जल्द ही पता चलता है कि डेविड और स्टीव एक ही टीम का हिस्सा हैं। इसके बाद कहानी हमें 18 साल की सून नाम की लड़की से मिलवाती है जो बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। वह अपनी दादी के साथ रहती है। दोनों को साफ पानी नहीं मिल पाता, इसलिए वे गंदे पानी को फिल्टर करके पीने की कोशिश करती हैं। जब दादी और सून आपस में बात करती हैं, तब सामने आता है कि इस इलाके में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पीने के लिए पानी तक आसानी से नहीं मिलता। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लोग गंदे पानी को साफ करने के लिए जूझ रहे हैं। इसके बाद डेविड और स्टीव उस मगरमच्छ का मांस लोगों को बेचते हैं और बदले में उनसे रोजमर्रा के काम की चीजें लेते हैं। तभी एक महिला उनके पास आती है और मांस के बदले सोना देने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड और स्टीव इसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में अब सोने की कोई कीमत नहीं रह गई है। आखिरकार वे महिला को मांस की जगह सांप का मांस पकड़ा देते हैं और साफ कह देते हैं कि यही खाकर गुजारा करो। इसके बाद सून और उसकी दादी भी वहां पहुंचती हैं। यहाँ एक बात साफ होती है कि स्टीव को सून बहुत पसंद है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जब भूकंप आया था तब सून और उसकी दादी को बचाकर यहाँ तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था और तब से वही दोनों की देखभाल कर रहा है। सून डेविड को उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग देती है जिसे देखकर डेविड बेहद खुश हो जाता है। थोड़ा सा मांस लेकर सून और उसकी दादी वहां से चली जाती हैं। लेकिन उसी वक्त एक गैंग वहां पहुंचती है और खुद को पुलिस बताकर कहती है कि वे एक आदमी की तलाश में है। शक के आधार पर वे लोगों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी एक आदमी उनके साथ जाने से मना कर देता है तो गैंग के लोग बेरहमी से उसका हाथ काट देते हैं। इसके बाद गैंग का एक आदमी सून पर बुरी नजर डालता है और उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है।
ये देखकर स्टीव आगे बढ़कर उनका सामना करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन गैंग के कई लोग मिलकर स्टीव को पीटने लगते हैं। तभी डेविड बीच में आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर गैंग के लोग उसकी बात नहीं मानते। इसके बाद डेविड जिस तरह से पलटवार करता है वह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक गुंडागर्दी कर रहे थे वे पल भर में जमीन पर पड़े होते हैं। इसी दौरान डेविड को पता चलता है कि इस गैंग के लीडर का नाम टाइगर है। डेविड उनके पास मौजूद साफ पानी देखकर पूछता है कि उन्हें इतना शुद्ध पानी कहां से मिला। वे बताते हैं कि थोड़ी दूर पर एक अपार्टमेंट से मिला है। यह सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि आसपास की सारी इमारतें पहले ही ढह चुकी हैं। अंत में जब डेविड उन्हें जाने देता है और गैंग को उसका नाम पता चलता है तो वे डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। रास्ते में घर लौटते वक्त स्टीव डेविड से कहता है कि अगर उन लोगों की बात सच हुई और सच में कहीं ऐसा अपार्टमेंट है जहां साफ पानी मिल रहा हो तो वह जगह कितनी अच्छी होगी। लेकिन डेविड को यह इलाका ही ठीक लगता है। तभी वे देखते हैं कि अच्छे कपड़े पहने कुछ लोग सूंड से बात कर रहे हैं। उन्हीं में से एलिस नाम की एक टीचर आगे आकर बताती है कि यहाँ से कुछ मील दूर उनका एक अपार्टमेंट है जहां वे किशोर बच्चों को पढ़ाते हैं। वहां उन्हें अच्छा खाना, साफ पानी और पहनने के लिए कपड़े भी मिलते हैं। वह कहती है कि क्योंकि भविष्य बच्चों के हाथ में है इसलिए वे उनकी खास देखभाल करते हैं। हालांकि एलिस डेविड और स्टीव को साथ ले जाने के लिए राजी नहीं होती। वह साफ कह देती है कि वे सिर्फ परिवारों को ही अपने साथ ले जाते हैं। मजबूरी में डेविड भी मान जाता है और कहता है कि वहां जाना इस जगह से कहीं बेहतर होगा। स्टीव इस फैसले से बहुत दुखी हो जाता है। जाने से पहले सून स्टीव को उसकी बनाई हुई पेंटिंग तोहफे में देती है। यह देखकर स्टीव बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद जब डेविड और स्टीव घर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि सून ने डेविड के लिए कई पेंटिंग्स बनाई हैं, लेकिन स्टीव सिर्फ एक ही पेंटिंग पाकर भी बहुत खुश है। यहाँ एक अहम बात सामने आती है कि भूकंप के दौरान डेविड अपनी बेटी को खो चुका है, इसलिए वह सून को अपनी बेटी की तरह मानता है। डेविड और स्टीव के बीच भी एक खास रिश्ता है और स्टीव हमेशा उसे प्यार से अंकल कहकर बुलाता है। हर दिन की तरह उस रात भी दोनों शिकार पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस सून और उसकी दादी को अपने साथ ले जा रही होती है। रास्ते में उनकी टीम अलग अलग इलाकों से और भी परिवारों को इकट्ठा करती चली जाती है, जिससे साफ हो जाता है कि वे सभी को किसी खास जगह पर ले जाने की तैयारी में हैं। सब लोगों को इकट्ठा करके आगे ले जाया जा रहा होता है। तभी रास्ते में सून की मुलाकात ह्यूसुगी नाम की एक लड़की से होती है। वह भी 18 साल की होती है, इसलिए दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाती हैं। दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर डेविड और स्टीव शिकार के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर रहे होते हैं। इसी बीच सून की दादी और एक बुजुर्ग आदमी ठीक से चल नहीं पाते। तब एलिस कहती है कि पास ही उनका एक मेडिकल सेंटर है जहां इन दोनों को इलाज के लिए भेज दिया जाएगा और सुबह उन्हें वापस ले आया जाएगा। सून को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उसकी दादी उसे समझाकर मान जाती है। मजबूरी में दोनों लड़कियों को उन बुजुर्गों के साथ भेज दिया जाता है। उधर एलिस बाकी लोगों को लेकर थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी सामने कुछ मिलिट्री वाले दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि वे भी उन्हीं की टीम का हिस्सा हैं। ये देखकर सून को गुस्सा आ जाता है। वह सवाल करती है कि जब उनके पास जीप थी तो उसकी दादी को अलग क्यों भेजा गया। उसी वक्त जॉनसन नाम का एक सोल्जर सामने आता है और सबको जल्दी जल्दी जीप में चढ़ने के लिए कहता है। उसकी बात बीच में ही रुक जाती है और सून का मन बहुत बेचैन हो जाता है। उधर जिन दो लड़कियों को सून की दादी और उस बुजुर्ग आदमी के साथ भेजा गया था वे अचानक अपना असली चेहरा दिखा देती हैं। वे उस बुजुर्ग को ऊपर से नीचे धक्का देकर मार डालती हैं और सून की दादी पर भी हमला कर देती हैं। ये खौफनाक दृश्य दूर से शिकार कर रहे स्टीव देख लेता है। उसी समय डेविड भी वहां पहुंच जाता है और दोनों हमलावरों को मार गिराता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वे मरने के बाद भी फिर से उठ खड़े होते हैं और दोबारा लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक स्टीव से भिड़ता है तो दूसरा डेविड से। जबरदस्त संघर्ष के दौरान स्टीव अपनी समझदारी से उनमें से एक को जाल में फंसाने की कोशिश करता है ताकि उसे पूरी तरह काबू में किया जा सके। स्टीव आखिरकार उसे जाल में फंसा देता है, लेकिन वह आदमी हैरान करने वाली हरकत करता है और खुद ही अपनी टांग काट लेता है। टांग कटने के बाद भी वह हमला करने दौड़ता है। तभी अचानक एक महिला सामने आती है और एक ही झटके में उसका सिर काट देती है। यह देखकर डेविड भी दूसरे हमलावर का काम तमाम कर देता है। इस तरह दोनों आखिरकार मारे जाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ होता है वह है सून की दादी की मौत। बाद में वे सभी मिलकर सून की दादी का अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन वह महिला खुद का परिचय देती है। वह बताती है कि उसका नाम एंजेलिना है और वह खास तौर पर डेविड को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। वह पहले मिलिट्री में मेजर थी। भूकंप के बाद उसे एक ऐसा अपार्टमेंट मिला था जो पूरी तरह सुरक्षित था, जहां वह लोगों को बचाकर ले जाया करती थी। उसी दौरान वहां एक डॉक्टर आया जिसका नाम ब्रैडी था। उसने कहा कि वह बच्चों को पढ़ाएगा और सबको एक कमरे में इकट्ठा कर लिया। जब एंजेलिना को शक हुआ और उसने पता लगाने की कोशिश की तब उसे मालूम पड़ा कि उसकी टीम के कई सैनिक ब्रैडी के साथ मिल चुके हैं।
एंजेलिना आगे बताती है कि जॉनसन नाम का एक सोल्जर जो ब्रैडी के साथ हो गया था, उसे गोली मार दी गई थी, लेकिन वह मरा नहीं और दोबारा खड़ा हो गया। वजह यह थी कि ब्रैडी उन सब पर एक्सपेरिमेंट कर चुका था। इतना ही नहीं, फिल्म की शुरुआत में जो भूकंप आया था और जिसमें सारी इमारतें गिर गई थीं, उसके बावजूद ब्रैडी कैसे जिंदा बचा, इसका कारण भी यही था कि उसने खुद पर भी एक्सपेरिमेंट कर रखा था। एंजेलिना को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वह वहां से किसी तरह बचकर निकल आई। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी डेविड के लिए सबसे जरूरी सिर्फ सून की सुरक्षा होती है। उसके अलावा उसे किसी और चीज की परवाह नहीं रहती। दूसरी तरफ एलिस, सून और बाकी लोगों को लेकर उस अपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी होती है। वहां ब्रैडी, जो अब उस अपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका होता है, खुद सामने आकर सबका स्वागत करता है और उन्हें पीने के लिए बिल्कुल साफ पानी भी देता है। इसके बाद वह खास तौर पर नई आई सून के लिए आगे की व्यवस्था करने लगता है। सून को अपार्टमेंट के अंदर रहने के लिए एक अलग कमरा दे दिया जाता है, जहां हर वक्त साफ पानी की सप्लाई रहती है। इतने समय बाद पानी देखकर सून सच में खुश हो जाती है। उधर एंजेलिना डेविड और स्टीव को समझाती है कि पूरे अपार्टमेंट के चारों तरफ हथियारबंद सैनिक तैनात हैं। अगर उन्हें खत्म करना है तो सीधे सिर पर वार करना होगा। लेकिन वह यह भी बताती है कि उससे पहले अगर वे अपार्टमेंट के बेसमेंट तक पहुंच जाएं, तो वहां उसके साथ वफादार कुछ सैनिकों को कैद करके रखा गया है। अगर उन्हें आजाद करा लिया जाए तो सब मिलकर ब्रैडी के लोगों पर हमला कर सकते हैं। इसी बात पर चर्चा चल ही रही होती है कि डेविड की नजर पानी की बोतल पर पड़ती है और उसे वही गैंग याद आ जाती है जो पहले साफ पानी के साथ घूम रही थी। इसके बाद हमें एक जगह उस गैंग को दिखाया जाता है जिसका लीडर टाइगर होता है। वहां टाइगर की गैंग के सामने एक दूसरी गैंग भी मौजूद होती है। दोनों गैंग के लोग लड़ाइयां देखकर मजा लेते हैं, लेकिन किसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी डेविड अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और सबको रोकने के लिए चिल्लाता है। उसी पल खुलासा होता है कि टाइगर और डेविड एक दूसरे को पहले से जानते हैं। असल में दोनों पहले बॉक्सर रह चुके होते हैं। एक मुकाबले में डेविड ने टाइगर को इतनी बुरी तरह हराया था कि टाइगर को हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी थी। इसी पुरानी दुश्मनी के चलते माहौल और गर्म हो जाता है। देखते ही देखते दोनों गैंग डेविड की टीम से भिड़ जाती है, लेकिन डेविड, स्टीव और उनके साथी मिलकर सभी से मुकाबला करते हैं। इसी दौरान वे वहां कैद किए गए कई बेगुनाह लोगों को आजाद करा लेते हैं। इसके बाद डेविड एक बार फिर टाइगर को बुरी तरह हरा देता है और उसे उसकी औकात दिखा देता है। दूसरी तरफ सून तैयार होकर अपार्टमेंट के अंदर लोगों से बार बार एक ही सवाल पूछ रही होती है, मेरी दादी कब आएंगी? सब लोग सून को यही दिलासा देते रहते हैं कि उसकी दादी जल्द आ जाएंगी, लेकिन असल में वे सिर्फ बात घुमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां ब्रैडी आता है और सभी बच्चों की रैंकिंग बताने लगता है। असल में इस अपार्टमेंट में जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा करते हैं और ज्यादा मार्क्स लाते हैं, उनके माता पिता को बेहतर खाना, अच्छे कपड़े और रहने के लिए बढ़िया कमरे दिए जाते हैं। इसके बाद एलिस ऐलान करती है कि बच्चे 8वीं मंजिल पर रहेंगे, जबकि उनके माता पिता को नीचे के फ्लोर पर रहना होगा। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि पहले इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। ह्यूसुगी के माता पिता मन मारकर अपनी बेटी को ऊपर भेज देते हैं। जैसे ही बच्चे ऊपर जाते हैं, वैसे ही उनके माता पिता को नीचे ले जाया जाता है। नीचे की मंजिल पर पानी को साफ करने का काम चल रहा होता है और उन्हें वहीं मदद के लिए लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ डेविड टाइगर की गैंग को पकड़कर उनसे पूछताछ करता है कि उन्हें साफ पानी कहां से मिलता है। वे पहले कुछ नहीं बताते तो डेविड एक एक करके सबको पीट देता है। आखिरकार टाइगर सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। टाइगर बताता है कि अपार्टमेंट वालों ने उन्हें एक काम सौंपा था, 10 से 20 साल के बच्चों को पकड़कर वहां पहुंचाना। इसके बदले उन्हें साफ पानी दिया जाता था, लेकिन बच्चों के साथ अंदर क्या किया जाता है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब डेविड पूछता है कि अपार्टमेंट के अंदर कैसे घुसा जाए, तो टाइगर कुछ खास तारीखें बता देता है। उन्हीं दिनों बच्चों को लाकर सौंपा जाता था। उधर जॉनसन आराम से खाना खाता हुआ दिखाया जाता है और ब्रैडी एलिस से कहता है कि नई आई ह्यूसुगी और सून को जितना हो सके उतना साफ पानी पिलाया जाए। इसके बाद दोनों लड़कियों को क्लासरूम की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन वहां उनका इंतजार कुछ और ही कर रहा होता है। क्लासरूम में बैठे बच्चों के चेहरों पर जरा भी भाव नहीं होते। सब एकदम खाली नजरों से सामने देखते रहते हैं। ये सब देखकर सून को बहुत अजीब लगता है। तभी एलिस सबको समझाने लगती है कि कैसे डॉक्टर ब्रैडी सबके लिए अच्छा कर रहे हैं और सभी की जिंदगी बचा रहे हैं। तब सून सवाल करती है कि अगर डॉक्टर ब्रैडी इतने अच्छे हैं और यहाँ इतना साफ पानी है, तो बाहर जो लोग मुश्किल में हैं उन्हें यह पानी क्यों नहीं दिया जाता। इस सवाल पर एलिस के पास कोई साफ जवाब नहीं होता। इसके बाद सब बच्चों को पीने के लिए साफ पानी दिया जाता है। सब पानी पी लेते हैं, लेकिन सून को शक होता है और वह पानी नहीं पीती। उसी वक्त डॉक्टर ब्रैडी वहां आता है और सबको अपने मिशन के बारे में बताता है।
वह कहता है कि उसका मकसद ऐसा इंसान बनाना है जो बहुत कम खाना खाकर भी महीनों तक जिंदा रह सके। इसके लिए उसे सबका साथ चाहिए। इसके बाद वह ह्यूसुगी के पास जाकर उससे कहता है कि थोड़ी देर बाद लैब में आना। तभी सून फिर से पूछती है कि उसकी दादी कब आएंगी। इस पर उसे टालते हुए कहा जाता है कि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है और वे जल्द वापस आ जाएंगी। इसके बाद जॉनसन को एक इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन लगते ही उसके कान के पास अजीब सा रिएक्शन होने लगता है। ये वही इंजेक्शन होता है जिसकी वजह से पहले मारे जाने के बाद भी कुछ लोग जिंदा हो रहे थे। यानी ऐसा बनने के लिए यह इंजेक्शन लेना जरूरी है। रात हो जाती है, लेकिन ह्यूसुगी अब तक अपने कमरे में वापस नहीं आती। परेशान होकर सून चुपचाप उसे ढूंढने निकलती है और एक किट की मदद से बाहर पहुंच जाती है। वहीं पानी को साफ करने वाली जगह पर जब ह्यूसुगी के माता पिता उस सोल्जर से पूछते हैं कि उनकी बेटी से आज मिलने को कहां गया था, तो वह साफ कह देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वे लोग हार नहीं मानते। उधर सून लगातार ह्यूसुगी को ढूंढती हुई उसी रास्ते से गुजरती है जहां से ब्रैडी अपने लोगों के साथ आ रहा होता है। सून उन्हें देख लेती है और तुरंत छिप जाती है, इसलिए ब्रैडी की नजर उस पर नहीं पड़ती। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ जाते हैं, सून भी बाहर निकल आती है। उसी समय दूसरी तरफ डेविड अपनी टीम के साथ अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा होता है। ह्यूसुगी के माता पिता वहां हंगामा कर रहे होते हैं। तभी ब्रैडी वहां आता है और उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग चुप नहीं होते। तब ब्रैडी कहता है कि चलिए मैं आपको लैब में ले चलता हूं और आपकी बेटी दिखाता हूं। इधर सून ह्यूसुगी को ढूंढते ढूंढते ब्रैडी की लैब तक पहुंच जाती है। वहां रखी फाइलें और रिपोर्ट देखकर उसे सच्चाई समझ में आ जाती है कि ब्रैडी इंसानों पर खतरनाक प्रयोग कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने अपनी ही बेटी पर भी ये एक्सपेरिमेंट किए थे। तभी ब्रैडी वहां पहुंच जाता है और सून डर के मारे छिप जाती है। ह्यूसुगी के माता पिता जब अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं तो पूरी तरह टूट जाते हैं। ब्रैडी उन्हें समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि उसने अपनी बेटी पर भी यही प्रयोग किए थे। वह उन्हें अपनी बेटी का अधूरा सा बचा हुआ शरीर भी दिखाता है। ये देखकर वे लोग और डर जाते हैं और अपनी बेटी को इस प्रयोग से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है और ह्यूसुगी की मौत हो जाती है। ये देखते ही ब्रैडी गुस्से से पागल हो जाता है और पास पड़ी किसी चीज से ह्यूसुगी के माता पिता दोनों को मार देता है। ये सब सून छिपकर देख रही होती है, लेकिन उसी अंधेरे में ब्रैडी की नजर सून पर भी पड़ जाती है। डेविड और उसकी टीम थोड़ी देर एक जगह रुककर आराम करते हैं। वहीं वे यह फैसला भी कर लेते हैं कि जितने दिन तक लोग ब्रैडी के साथ इस अपार्टमेंट में रहेंगे, उतना ही बड़ा खतरा उन सभी पर मंडराता रहेगा और उन्हें हर हाल में बचाना होगा। इसी इरादे के साथ वे अपार्टमेंट के काफी करीब पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैडी सून को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार कर रहा होता है। वह उसके गले पर कट का निशान बनाता है ताकि पाइप लगाया जा सके। साथ ही वह सून को समझाने लगता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। ब्रैडी बताता है कि 10 से 20 साल के बच्चों की गर्दन के पास एक खास तरह का तरल पाया जाता है। उसी तरल से उसने एक सीरम तैयार किया है। अगर उस सीरम को किसी इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वह बिना खाना खाए महीनों तक जिंदा रह सकता है और उसे मौत भी नहीं आती। इसी बीच डेविड ट्रक लेकर अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। वह डिलीवरी करने वाले की तरह टाइगर को भी साथ लाया होता है, लेकिन टाइगर से बात करने आए अपार्टमेंट के सैनिकों को कुछ शक हो जाता है। हालात बिगड़ते देख डेविड पहले ट्रक को पीछे करता है और फिर अचानक पूरी रफ्तार में ट्रक दौड़ाते हुए सैनिकों को कुचलता हुआ सीधे अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। इसके बाद डेविड और उसकी टीम वहां मौजूद सैनिकों पर हमला कर देती है। ये सब एलिस और जॉनसन दूर खड़े होकर देखते रहते हैं। जब डेविड और उसकी टीम सैनिकों से लड़ रहे होते हैं, तभी एलिस जाकर ब्रैडी को इस हमले की खबर देती है। ब्रैडी तुरंत आदेश देता है कि किसी भी हाल में उन्हें लैब तक पहुंचने न दिया जाए। इधर डेविड, स्टीव और उनके साथी लड़ते लड़ते अपार्टमेंट के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहीं एंजेलिना के साथियों को कैद करके रखा गया होता है। वे सबसे पहले बेसमेंट में कैद किए गए सैनिकों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां मौजूद सैनिक एंजेलिना पर ही हमला कर देते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे सैनिक अब इंसान नहीं रहे, बल्कि सांप जैसे जीवों में बदल चुके हैं। इसके बाद इन सांपनुमा सैनिकों और डेविड की टीम के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। डेविड अकेले ही कमाल की फाइट करता है और एक एक करके सभी को ढेर कर देता है। उसी समय ब्रैडी माइक के जरिए पूरे अपार्टमेंट में ऐलान करता है कि कुछ गैंग वालों ने बिल्डिंग पर हमला कर दिया है और किसी को भी बाहर न निकलने की चेतावनी देता है। यह घोषणा बेसमेंट में मौजूद लोगों को भी सुनाई देती है। इसी बीच ब्रैडी सून की गर्दन से उस खास तरल को निकाल लेता है। उधर कुछ और सैनिक हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। हालात को देखते हुए डेविड एक जोरदार ब्लास्ट करता है और एंजेलिना और स्टीव को सून को बचाने के लिए आगे भेज देता है, जबकि वह खुद बाकी सैनिकों से भिड़ता रहता है।
डेविड की फाइटिंग स्किल किसी से कम नहीं होती और वह आखिरकार सबको खत्म कर देता है। इसके बाद जब फिर कुछ सैनिक हमला करते हैं तो एंजेलिना सून को बचाने के लिए स्टीव को भेजती है, लेकिन रास्ते में जॉनसन एंजेलिना से भिड़ जाता है। दूसरी तरफ डेविड सून को ढूंढते ढूंढते पानी को साफ करने वाले सेक्शन तक पहुंचता है, जहां मौजूद लोग बताते हैं कि सारे बच्चे 8वीं मंजिल पर रखे गए हैं। वहीं एंजेलिना और जॉनसन के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान एंजेलिना जॉनसन की एक आंख बुरी तरह जख्मी कर देती है। तभी साफ हो जाता है कि जॉनसन अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा, बल्कि सांप या छिपकली जैसे रूप में बदल चुका है। गुस्से में आकर वह एंजेलिना को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है। उसी वक्त स्टीव भी किसी तरह आगे बढ़ते हुए सून तक पहुंचने की कोशिश करता है। जॉनसन क्लासरूम में घुसते ही एलिसा को अपने काबू में ले लेता है और उससे सून के बारे में पूछता है। साथ ही वहां मौजूद बच्चों को आदेश देता है कि वे अपने अपने माता पिता के पास लौट जाएं। इसके बाद वह एलिसा को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है। तभी उसके सामने जॉनसन आ खड़ा होता है। ठीक उसी वक्त डेविड भी वहां पहुंच जाता है। वह स्टीव से कहता है कि वह तुरंत जाकर सून को बचाए, जबकि वह खुद जॉनसन से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उधर ब्रैडी सून की गर्दन से निकाले गए उस खास लिक्विड को अपने बनाए हुए सीरम में मिलाकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है। यह देखकर सून उसे बताती है कि जो पानी वह बच्चों को पिलवा रहा था, उसने उसमें से एक बूंद भी नहीं पी थी। उसकी बात पूरी होते होते ब्रैडी के शरीर में अजीब सी जलन और इन्फेक्शन दिखने लगता है। असल में उस लिक्विड को असर करने के लिए पहले वही पानी पीना जरूरी था जो उसने कभी पिया ही नहीं। इसी वजह से उसके शरीर में खतरनाक साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। गुस्से से तिलमिलाता ब्रैडी तभी स्टीव को वहां आते देख लेता है। ब्रैडी स्टीव को पास न आने की धमकी देता है। तभी एक महिला सोल्जर उस पर हमला कर देती है। इसी बीच ब्रैडी अपनी बेटी के अधूरे शरीर को भी पैक करने के आदेश देने लगता है। दूसरी तरफ डेविड और जॉनसन की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है और आखिरकार डेविड जॉनसन का सिर काटकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सारे बच्चे सुरक्षित अपने अपने माता पिता के पास लौट जाते हैं। डेविड जब उस महिला सोल्जर से भिड़ रहा होता है, तभी ब्रैडी अचानक एलिसा को साथ लेकर जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय एंजेलिना को भी होश आ जाता है। उधर डेविड देखता है कि स्टीव आखिरकार सून तक पहुंच चुका है। यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है कि ब्रैडी उनके बच्चों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। गुस्से में आकर लोग ब्रैडी को पकड़ लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। इस दौरान डेविड की पूरी टीम और एंजेलिना भी सुरक्षित रहती है, लेकिन ब्रैडी के चेहरे पर फैल चुका भयानक इन्फेक्शन देखकर हर कोई डर जाता है। अचानक ब्रैडी के हाथ में एक बंदूक आ जाती है और वह पागलों की तरह सबको मारने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि गोली उसकी ही बेटी वाले सूटकेस पर लग चुकी है, यानी उसकी बेटी अब मर चुकी होती है। यह सच्चाई उसे पूरी तरह तोड़ देती है। ब्रैडी इस सब का दोष सून पर डालता है और उसी पर हमला करने दौड़ता है। तभी डेविड बिना देर किए उस पर गोली चला देता है और आखिरकार ब्रैडी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हालात शांत होते ही जो लोग डर के मारे छिपे हुए थे, वे सब बाहर आ जाते हैं। एंजेलिना भी फैसला करती है कि वह अब यहीं इन लोगों के साथ रहकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी। काफी समय बाद आखिरकार बारिश भी होती है, जो इस उजड़ी जगह में नई उम्मीद की तरह बरसती है। इसके बाद सून को उसकी दादी की कब्र दिखाई जाती है। ये देखकर वह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें स्टीव, सून और डेविड तीनों को फिर से अपने इलाके में शांतिपूर्वक और खुशी से रहते हुए दिखाया जाता है। यहीं इस मूवी का अंत हो जाता है। अब एक जरूरी बात क्लियर कर देता हूं, बेसमेंट में मौजूद सोल्जर्स और जॉनसन सांप और छिपकली जैसे क्यों दिख रहे थे? दरअसल ब्रैडी ने अपने एक्सपेरिमेंट में सांप और छिपकली का डीएनए भी मिक्स कर दिया था। इसी वजह से वे इंसान से कुछ और बन